हेलो बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी सेम रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इट स्टेट्स दैट in an isolated system of mutually interacting particles, the total linear momentum रिमेन्स कांस्टेंट। प्रूव करते हैं, देखो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, दो बॉडी कंसीडर की, ठीक है। दो बॉडी कंसीडर की, बॉडी ए जिसका मास क्या है m1, बॉडी बी जिसका मास क्या है m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मानी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 मानी। ये क्या है, बिफोर कॉलिजन, ठीक है। फिर ये दोनों बॉडी आपस में टकराई, ए और बी, तो यहाँ पर फोर्स लगेंगे। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। ये इस पर लगाएगा फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए ड्यूरिंग कॉलिजन। फिर क्या होगा, दोनों बॉडी सेपरेट हो जाएंगी। वेलोसिटी में चेंजेस आई, ये v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब हम करते हैं डेरिवेशन। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बात कर रहे हैं इनिशियल की, और टोटल फाइंड कर रहे हैं हम ए और बी का, ठीक है। ए का कितना होगा m1 u1, बी का कितना होगा m2 u2। तो टोटल कितना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। सेम हम फाइंड करेंगे टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। कितना बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास क्या बन गया, टोटल फाइनल मोमेंटम। अब देखो, फोर्स एक्ट कर रहा था, बॉडी फोर्स मैंने क्या कहा था, ए ने बी पर लगाया, बी ने ए पर लगाया, है ना। एफ ए फोर्स क्या था, एफ ए बी। ये बॉडी बी एक्सर्ट कर रही थी बाय बॉडी बी, है ना। और एफ बी ए पे क्या था, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी ये क्या था, बाय बॉडी ए, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब यानी एक तरह से अगर मैं इसको एक्शन मानूं तो ये क्या है, इस तरह से रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ बन गया, है ना। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। यही बनेगा फोर्स, यही बनेगा, है ना। और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी ये कौन सा फोर्स था, ए बी ने लगाया था, लगा किस पे था, ए पर, लगा किस पर था, ए पर लगा था, है ना। तो ये क्या बनेगा, ए बी, ये माइनस डी पी बी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ए का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। बी का कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। डी बाई डी टी से कैंसिल, तो क्या बना, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2। माइनस है बाहर, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो क्या बना,
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये क्या है? टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये क्या है? टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी। ये दोनों क्या आ गए? इक्वल। तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम क्या हुआ? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने किसके लिए है? फॉर टू पार्टिकल्स। यही चीज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। क्लियर है ये टॉपिक? हाँ जी बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। देखो फर्स्ट हम लेते हैं मोशन ऑफ अ बुलेट एंड गन। देखो जब गन से हम फायर करते हैं, जब हम गन से फायर करते हैं तो उसके अंदर से बुलेट निकलती है ना? बुलेट निकलती है तो पहले क्या होता है? बुलेट और गन दोनों क्या है? रेस्ट पर है ना? दोनों क्या है? रेस्ट पे। सपोज करो, ड्राइंग थोड़ी सी ठीक कर लेना। ये हमारे पास क्या है? गन है। ये क्या है? गन है। गन के अंदर ये बुलेट है। इस टाइम पे गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी क्या है? रेस्ट पे है। ये बिफोर फायरिंग की बात कर रही हूँ मैं, बिफोर फायरिंग। ठीक है, दोनों क्या है? रेस्ट पर है। अब मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी 0 है तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 0। टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 0। अब जब हम बुलेट को फायर करेंगे, जब हम बुलेट को फायर करेंगे, ये मान लो बुलेट है कोई मास m की, गन का मास मैंने मान लिया कैपिटल है। जब ये बुलेट आगे जाएगी, मान लो कितनी वेलोसिटी के साथ? v के साथ। तो हमें भी पता है ये उतनी ही वेलोसिटी के साथ बैक साइड में जाएगी, पीछे की साइड झटका लगेगा, है ना? आपको पता है रिकॉइलिंग का। रिकॉइल क्या होता है कि जैसे ही गन से हमने फायर किया, बुलेट आगे की तरफ जाती है, हमें एक झटका लगता है गन में, है ना? वही चीज़ है। तो मैंने मान लीजिए गन जिस वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ जाएगी वो क्या है? v। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना? दोबारा से बता देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या माना? m जो है वो क्या है? मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जिसकी वजह से वो आगे जा रही है। कैपिटल m क्या है? मास ऑफ गन। कैपिटल v क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। चलो जी, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? शुरू में बिफोर फायरिंग मैंने क्या कहा? दोनों चीज़ क्या है? रेस्ट पर है। तो टोटल मोमेंटम कितना होगा गन एंड बुलेट का? 0। फाइनल कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी बुलेट, मास इंटू वेलोसिटी गन। By law of conservation of linear momentum, by law of conservation of momentum क्या आएगा? mv प्लस mv इज इक्वल टू 0। यहाँ से v कितना आया? माइनस mv/m। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल। क्या बोलते हैं? रिकॉइल। तो यहाँ से देखो ये और ये तो कांस्टेंट होगा, यानी इस मास के ऊपर वो डिपेंड करेगी। कैसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो इसके। जैसे सपोज करो हम लेते हैं इसका एग्जांपल रॉकेट का, है ना? रॉकेट हम टॉपिक भी करेंगे, ये एप्लीकेशन है हमारे पास, क्योंकि हमारे सिलेबस में टॉपिक देखना आप लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन भी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, मैन जो है वो किसी बोट से किसी किनारे पर जा रहा है, तो मैन जब किनारे पर जंप करेगा तो बोट को स्लाइटली पीछे की तरफ, मतलब बोट को पीछे की तरफ धक्का देगा पाँव से, जिसके कारण क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगेगा, बोट का मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए? मैन के अपोजिट होना चाहिए। उससे वो क्या होगा? आगे की तरफ जंप करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो आगे इसके एग्जाम्पल्स।
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल्स थे। अब बात आती है मेन एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कौन सी का है मैंने, एक रॉकेट। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, ठीक है। क्या है, रॉकेट। रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन का प्रिंसिपल क्या है पहले सुनो। इट्स बेस्ड ऑन टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इसमें क्या होगा, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट ऑन लॉन्चिंग पैड इज़ ज़ीरो। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ज़ीरो लेके चलेंगे, क्योंकि क्या है वो रेस्ट पर है। लेकिन जब फायरिंग मतलब जब उड़ेगा तो क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, लेकिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट को क्या होगा, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बट फिर भी फाइनल मोमेंटम रॉकेट और एग्जॉस्ट गैस का क्या है, ज़ीरो है, जो कि इनिशियल था, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पर दो टाइप के एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे हमारे पास। कौन कौन से, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कह सकते हो आप। सेकंड हमारे पास होगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसके मतलब रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जब लॉन्च कर रहे हैं उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। वैसे हम जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे, इन दोनों चीज़ को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्लियर है। तो चलो हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। प्रिंसिपल समझ आ गया आपको, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग से चलते हैं। बिल्कुल मैंने मान लिया अभी रॉकेट इनिशियली की बात करूँगी मैं, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग ही ये कह सकते हो उसके अंदर अभी फ्यूल है, ठीक है। एम नॉट मैंने मान लिया इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, आप कह सकते हो इंक्लूडिंग फ्यूल, ठीक है। वी नॉट मैंने मान ली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, स्टार्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। एम जो है मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है ये बात, इंस्टेंट कुछ भी हो सकता है, टी टाइम ले लिया जैसे मैंने। वी है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट दैट इंस्टेंट। डी एम मैंने माना मास ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल जलेगा एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस करेगा विद इन टाइम डी टी, उसका हमने क्या माना, मास, ठीक है। यू जो है मैंने मान ली वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, जो बाहर गैसेस निकलेंगी फ्यूल जलने की वजह से, उसकी वेलोसिटी है। डी वी क्या है, मैंने माना इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यानी डी टाइम में, डी टाइम की बात की थी ना मैंने, डी टाइम में जब वो गैसेस निकलेंगी उसकी वजह से हमने क्या माना, देखो मास कितना कम हुआ डी एम, और वेलोसिटी कितनी बढ़ी डी वी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा हम हमेशा ये बोल के चलते हैं मास कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हमने मास कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, यानी आप एक ये भी कह सकते हो एक रॉकेट जो है एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें मास कांस्टेंट नहीं है, मास चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी के साथ मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है। करें अब हम स्टार्ट, चलो जी करते हैं। देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैस। कितनी वेलोसिटी मानी मैंने, u, मास कितना माना था dm, मल्टीप्लाई होगी, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट कितना होगा, रॉकेट का मास हमने कितना माना m, और कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई dv। साथ में हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि देखो गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं, रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और मास जो रॉकेट का है वो गैसेस के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यही रीज़न है कि जो रॉकेट मास है गैसेस के निकलने के बाद भी हम क्या लेके चलते हैं, m ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कई बुक्स में बेटा ये सारा करके दिखाया हुआ है, करने की ज़रूरत नहीं है आपको पूरा ड्राइव करके दिखाने की। उसमें आप ऐसे करोगे, पहले इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, एम नॉट
वी नॉट, ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद निकालोगे एम वी आया, या फिर सीधा सी बात है मास कितना कम हो एम माइनस डी एम, वी प्लस डी वी से मल्टीप्लाई करोगे, वो सारी इक्वेशन सॉल्व करोगे, आएगा यही, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मतलब जो चेंज हुआ मोमेंटम उसको क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास डी वी कितना आया, माइनस यू डी एम बाई एम, ठीक है, क्लियर है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, मैंने मान लिया वी नोट से वी हमारी वेलोसिटी चेंज हुई थी और मास एम नोट से एम, यू वेलोसिटी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्या बना डी एम बाई एम। अब याद होगा इंटीग्रेशन करेंगे इसको कितना आएगा, वी नोट से वी, और ये कितना बन जाएगा लॉग ई एम। जिन्होंने नहीं पता चला ये स्टेप, वो पहले अपनी इंटीग्रेशन और लॉगरिथम की वीडियोस देखेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस यू लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम नॉट, ठीक है, माइनस अंदर ले जाओ, क्या बनेगा लॉग ई एम नॉट माइनस लॉग ई एम, वी माइनस वी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, तो v माइनस वी नोट इज इक्वल टू यू लॉग एम नोट बाई एम, वी नोट को उधर ले जाओ, u लॉग एम नोट बाई एम। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल स्पीड ऑफ रॉकेट, जो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, u के ऊपर डिपेंड कर रही है जो एग्जॉस्ट गैस की स्पीड है, और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ रॉकेट्स इनिशियल मास टू फाइनल मास, इनिशियल मास टू फाइनल मास, ठीक है, क्लियर है। अब हम फाइंड करेंगे थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी जब रॉकेट ऊपर जा रहा है वो कितने, आप ये कह सकते हो फोर्स के साथ जा रहा है, यानी थ्रस्ट ऑन रॉकेट। तो थ्रस्ट क्या होता है, इट इज़ अपवर्ड फोर्स exerted on rocket by expulsion of exhaust gas। जो एग्जॉस्ट गैस निकली थी उन्होंने जो फोर्स लगाया रॉकेट, यानी ऊपर की साइड जब जाएगा उसकी रॉकेट के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट कहेंगे या थ्रस्ट कहेंगे। तो फाइंड करें, देखो यू डी एम हमने कितना फाइंड किया था, माइनस एम डी वी एक्सेलेरेशन से, यहाँ से यू डी एम बाई डी टी, डी टी से दोनों साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वी बाई डी टी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलेरेशन, मास इनटू एक्सेलेरेशन क्या हो गया, फोर्स, ठीक है। तो नेगेटिव साइन तो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन वही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो कितना आया, यू डी एम बाई डी टी, ये हमारे पास क्या आ गया, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, जो रॉकेट पर थ्रस्ट लगा है उसकी वैल्यू। क्लियर है, समझ आया ये बात, ठीक है। अब हम करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। प्लस टू में बड़ी एप्लीकेशन यूज़ होती है ये वाली, ध्यान से सुनना। देखो हमें पता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, ज़ीरो। अब हम लेके चल रहे हैं कि मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नंबर ऑफ़ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नंबर ऑफ़ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये फोर्स F1 एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स F2 एक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स F3 एक्ट कर रहे हैं। यहाँ तो 3 लिए, अगर नंबर ऑफ़ फोर्सेस होंगे फिर उसकी बात करेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। और कॉन्करेंट फोर्सेस में टोटल सम कितना हो जाएगा, उन सबको सम कर देंगे हम, ठीक। अगर ये नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए ना, ये नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ आई, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वहाँ पे क्या है, नेट फोर्स
ज़ीरो है। अब देखो F1 और F2 दो फोर्स ऐसे एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F1 प्लस F2, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 और F3 इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। F1 प्लस F2 माइनस F3 होने चाहिए, तभी तो इन तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम ज़ीरो होगा, है ना, तभी तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब उन सब का सम कितना होता है, ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, इसी में एक लेमिस थ्योरम भी हम कर लेते हैं, सेम है। जैसे मान लो ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 F2 F3, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल है, ठीक है। तो एक होती है लेमिस थ्योरम, कौन सी होती है, लेमिस थ्योरम, जो कॉन्करेंट फोर्सेस पर एक्ट करती है। उस लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 बाय F1 के अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। F2 बाय F2 के अपोजिट कौन सा है, बीटा, साइन बीटा। F3 बाय साइन गामा। तो लेमिस थ्योरम ये कहती है कॉन्करेंट फोर्सेस पे जो लेमिस थ्योरम हमारी एक्ट करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो आज इतना ही करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो मुझे ग्रुप में मैसेज डालकर पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू बेटा।